कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी का एक उसूल होता है, याद रखना। वो उसूल ये होता है कि आप जब भी, फॉर एग्जांपल, आप एक बिगिनर हो, आपने तैयारी स्टार्ट की। जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन से करते हो। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल किसी अच्छे टीचर का सेशन ले लिया, आपने लेक्चर्स नोट डाउन किए हैं, डायग्राम्स बनाई हैं, वो कंटेंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सीनियर मेंटोर उसने आपको पढ़ाया है तो यकीनन अच्छा पढ़ाया होगा, यकीनन रेलेवेंट पढ़ाया होगा। तो वो लेक्चर जो किसी अच्छे टीचर के हैं, ठीक है, तो मार्केट में तमाम टीचर्स अच्छे तो नहीं हो सकते, मतलब शायद 10%, 90% ये हो यकीनन अच्छे होंगे, जो आखिर वो एक टीचर है। और तो 10% ऐसे भी होंगे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बहरहाल। तो अगर आपने किसी अच्छे टीचर के लेक्चर लिए हैं तो वो मोस्ट रिलायबल हैं। आप उनको प्रेफरेंस दो, उनको अच्छे से तैयार करो। नंबर दो, आपके पास पास पेपर्स हैं। जिस तरह अब एईसी के तो इतने पास पेपर्स नहीं है, लेकिन जनरल जो पेपर्स हैं, किसी भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर, पास पेपर्स हैं, वो सेकंड सोर्स है, उनको तैयार करें। हर रिवीजन में जैसे जैसे आप चीजों को रिवाइज करो, अपने डेटा के अंदर एडिशन लेकर आओ। हर टाइम जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो अपने डाटा को इन्हांस करो, उसको बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाओ। ठीक है, एक्सपेंड करो अपने नॉलेज को। ठीक है, इसीलिए जो कुछ भी आपको उस वक्त पढ़ाया था हमने, उसको रिवाइज जिस तरह आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, 3 या 4 लेक्चर्स इंटेलिजेंस के, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मैं दूंगा, और इसके टेस्ट होंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको 3 लेक्चर्स में ये संडे तक कंप्लीट कर लें। संडे को भी कोई क्लास रख लें। देन आफ्टर देन फिर हम एक कस को स्केड्यूल बनाएंगे। जब 15 डेज रह जाएंगे, उसमें स्केड्यूल में हम कोई इजाफी नोट्स आपको देंगे, जो आपके जो भी आपने ऑलरेडी आपके पास डाटा है, वो उसको मजीद बिल्डअप करेगा, एक्सटेंड करेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब हमेशा यही होता है, कंपटीशन है, कि आपके पास ज्यादा पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, ज्यादा नॉलेज हो बानिस्बत आपके कंपटीटर के, तभी आप उसको बीट कर सकते हो। याद रखना, आपका जो कंपटीटर है वो भी सोया हुआ नहीं है, वो भी रिलैक्स नहीं कर रहा, वो मेहनत कर रहा है, वो डिफरेंट बुक्स से कंसर्न कर रहा है, वो प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो टेस्टिंग सेशन दे रहा है। ठीक है, वो डिस्कशन कर रहा है दोस्तों के साथ बैठा हुआ, और तैयार कर रहा है खुद को आपसे फाइट करने के लिए। तो आपने उसकी एफर्ट्स को, जिसको आपने एग्जेजरेट करना है अपने माइंड में, अपने माइंड में मुबालगा लेकर आओ कि यार वो मेरा कंपटीटर तो बहुत मेहनत कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। इस हिसाब से आपने मेहनत करनी है, इस सोच से मेहनत करनी है। क्लियर हो गई बात? हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, जब टॉपिक एंड हो जाएगा फिर आपसे गपशप लगाएंगे। आईक्यू या इंटेलिजेंस, नंबर 1 हम इसके टॉपिक्स देखेंगे कि इसमें क्या है, कंटेंट क्या है जो हमने तैयार करना है। कुछ बहुत सी चीजें मैंने रिमूव कर दी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अभी भी रिमूव करने वाली हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा देखेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंगली। क्लियर हो गई बात? एक मरतबा हम अब सिलेबस को देखते हैं जी। इंग्लिश, इंग्लिश की मैंने आपकी बेहतरीन तैयारी करवाई है। इंग्लिश ग्रामर जो मैंने आपको कराई हुई है, आप अगर वो कर लेते हो तो आप इंग्लिश ग्रामर में, स्ट्रक्चर में, करेक्शन में कहीं मार नहीं खाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम की मैंने फाइल आपके साथ शेयर की होगी यकीनन, तो वो सिनोनिम एंटोनिम करो। इस्लामियात, ठीक है, करंट अफेयर के कुछ नोट्स आपको दिए हुए थे, कुछ आप मजीद और जो करंट अफेयर्स की वेबसाइट्स हैं वहां से देख लें, क्योंकि करंट अफेयर में रोज का मामला होता है। अभी जैसे हमारे वजीर आजम हैं, डिफरेंट कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं। आप जिन कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं, किस डेट को कर रहे हैं, उसमें क्या मुहायदे हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स क्या हो रहे हैं, वहाँ का वजीर आजम कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, कोई टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आ रही हैं, तो उनको साथ साथ देख लें। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर कंप्रिहेंसिव आपको करवाया हुआ है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए।
98% वहीं से आएगा। जनरल नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जितना आपको कराया गया उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। उनकी कोई अलग से फाइल्स वगैरह शेयर करेंगे हम जब कोई नया टेस्टिंग सेशन होगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जितना आपको करवा दिया, जिस तरह से करवा दिया, जितने ब्रीफ नोट्स में हम प्रोवाइड कर सकते थे आपको किए। इलेक्शन एक्ट के लिए आपको तनवीर साहब ने पढ़ाया था यकीनन, वो भी आपका वीक नहीं होना चाहिए। इनके मैक्सिमम टेस्ट देने आपने 35% है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान याद रखना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का उन्होंने ये सिर्फ यहीं पर टेस्ट देना है, यानी कि इसी के लिए प्रिपेयर करना है यहाँ, इस पोस्ट के लिए। इलेक्शन एक्ट सिर्फ इस पोस्ट के लिए है, तो ये वीक एरिया है। जो भी वीक एरिया है उस पर मेहनत करो, ठीक है, उस पर मेहनत करो, क्योंकि वहां पर चांसेस ज्यादा हैं कि आप अपने कंपटीटर को बीट कर सकते हो। इसके कितने पेपर होंगे जी? इसके दो पेपर होंगे। एक जनरल, आप एक जनरल पेपर होगा एमसीक्यूज बेस्ड, एक इंग्लिश एसे का पेपर होगा। इंग्लिश एसे अब फर्ज हो गया है, ठीक है जी, अब फर्ज हो गया। तो इंग्लिश से ना घबराओ, इंग्लिश पे मेहनत करो। जब ये आपका पेपर हो जाएगा फिर इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपको इंग्लिश ऐसे बेहतरीन करके तैयार करवाएंगे। अब आते हैं जी हम अपने सिलेबस की तरफ। इसमें हमने क्या करना है? नंबर वन, वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, ठीक है जी, वर्बल इंटेलिजेंस या रीजनिंग। नंबर दो, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये वो देखें आपके यहाँ पर देखें कहीं मैथ नहीं है, तो इसमें मैथ भी आ जाती है। मैथ के जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो सारे इधर आ जाते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, आप लॉजिकली चीजों को अंदाजा लगाते हो फिर आंसर करते हो। फिर इसी तरह क्विक जजमेंट। क्विक जजमेंट भी इंटेलिजेंस में, आईक्यू में आती है। आपको सोचना होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, इसको एग्जांपल्स से देखेंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल स्पीड वगैरह। सबसे पहले है जनाब हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस में क्या होता है? नंबर वन, एनालॉगीज। ये इंग्लिश में पूछा जाता है, ज्यादातर इंग्लिश से रिलेटेड होता है, तो डिफरेंट एनालॉगीज कर लें। फॉर एग्जांपल वो कहता है कैट इज टू किटन एंड डॉग इज टू, किटन जो है वो कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, और पपी कहते हैं डॉग के बच्चे को। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप है। एनालॉगीज मतलब इन दोनों का एक खास पेयर है, ठीक है, और डॉग का जो पेयर है वो पपी के साथ है। इसको कहते हैं एनालॉगीज, यानी कि सिमिलैरिटी तलाश करके आंसर करो। नंबर दो पे है ओड वन आउट, यानी कि आपको एक डिफरेंट सीरीज देंगे और उसमें ये फाइंड आउट करना होगा आपको कि इसमें डिफरेंट क्या है। जिस तरह एप्पल, मैंगो, पोटैटो और बनाना। अब इसमें जो पोटैटो है ये सब्जी है, ठीक है, एप्पल, मैंगो और बनाना ये फ्रूट्स हैं। इसलिए ओड वन आउट क्या हुआ? ओड मतलब अजीब, अजीब को तलाश करना आपने। पोटैटो इन सबसे डिफरेंट है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी होती है। कैट का ये एक स्पेसिफिक नंबर है 3120, ठीक है, 3120, तो डॉग का क्या नंबर हुआ? ये आगे हम सॉल्व करेंगे आगे जाके। इसको कहते हैं, यहाँ पर आपने दिमाग को लड़ाना लड़ाना होगा कि कैट को अगर ये नंबर दे दिया, इसका मतलब सी को ये नंबर दिया है, ए को ये नंबर दिया है, इसी तरह टी को ये नंबर दिया, तो डॉग को क्या नंबर बनेगा? जम्बल्ड वर्ड, कुछ वर्ड्स होंगे, सीक्वेंस उनके डिफरेंट होंगे, आपने उसको फाइंड आउट करना है। रिलेशनशिप्स, फादर्स, सन्स, सिस्टर, ठीक है जी, मेरा ताई का, मेरे दादा के पोते का चाचा फलां, इस तरह से हमारा क्या बनेगा? ये रिलेशनशिप्स होते हैं। सीरीज, एक सीरीज दी होगी नंबर्स की या वर्ड्स की, आपको फाइंड आउट करना होगा, दरमियान में एक एक्स लगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, आपको फिल करना है कि ये आखिर में या दरमियान में क्या है। लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ये भी आखिर में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल रीजनिंग, जिस तरह नंबर सीरीज, ये वो यहाँ पर वही आ गया नंबर सीरीज। ये मैथ में भी आता है। बेसिक अरिथमेटिक,
ratios, time, speed and distance, simple and compound interest, profit and loss, ages and partnership problem, simplification and fraction। इसमें हम सारे नहीं करेंगे, लेकिन ये टाइम स्पीड वगैरह का फार्मूला देख लेंगे, मैथ का थोड़ा पोर्शन है वो कर लेंगे। तो बेसिक अरिथमेटिक, रेशियो, परसेंटेज, आई थिंक इसकी तो जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम आईक्यू लेवल तक ही रहेंगे चीजों को। आई ये इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे आईक्यू बेस्ड ही मैथमेटिक होते हैं, लेकिन इनको हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे, इनके दो दो तीन तीन क्वेश्चंस कर लेंगे, इनके फार्मूले वो समझ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के, एजेस एंड पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स वगैरह। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, पजल्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इस तरह के। फिर मेंटल स्पीड में, इफ साउथ बिकम्स HTUOS, देन EAST बिकम्स, ये क्या बनेगा, विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क इन द पैटर्न, ये सब इस तरह से ये आते हैं जी। हम इनको कहीं ना कहीं मर्ज भी कर देंगे, और जो मेन मेन हेडिंग्स हैं वो आपको करवा देंगे। इस तरह से आपका कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह, जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी आ गया, आप अगर प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेते हो, तो अनसीन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाओगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, जहां तक बात क्लियर हो गई, हम चलें। मैं आपसे पहले पूछूंगा, अगर आपको ना समझ आया तो मैं बताऊंगा, उसको डिस्क्राइब करूंगा। हाँ भाई, चलें आगे। खालदा, समन, खतीजा, इकरामुल्लाह। जी सर चलें। चले जी। ठीक है, देखो, कभी भी नंबर ऑफ कैंडिडेट से नहीं घबराना। हमारे देखें दो ग्रुप हैं, और दो ग्रुप में 50+ स्टूडेंट्स हैं। दो ग्रुप्स हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के, और 50+ स्टूडेंट्स हैं। उन 50+ प्लस में से आप अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लें कितने। आप चंद जो आए हुए हो क्लास में, इसका मतलब आप चंद ही सीरियस हो, या दो तीन और होंगे जो मजबूरी की वजह से नहीं आ पाए होंगे। तो कंपटीशन बस वो 2 से 3% के दरमियान ही होता है। जो CSS का रिजल्ट आता है ना, 15,000 एप्लीकेंट, और 300, 400, 250, 300, 400 पास। तो वो जो 2, 2.5%, 3% स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह से CSS में क्वालिफाई करते हैं, PPSC में भी उसी तरह का कंपटीशन होता है। या कोई भी एग्जाम है, असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन तो डिपार्टमेंटल एग्जाम है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपिटिटर्स हैं, वो 2-3% हैं। आपने बस उन 2-3% में होना है, बाकी फिर लक है। उस करीम के कंपटीशन में पहुंचकर फिर जो विन करता है वो लक करता है। लेकिन एट द एंड आप मेहनत करते रहते हो, तो अल्लाह ताला आपको आपकी मदद करते हैं यकीनन। चलें जी, अब इसमें वंस अगेन देख लेते हैं, एनालॉगी करनी है हमने, ऑड वन आउट करना है, कोडिंग डी कोडिंग, जंबल वर्ड्स, रिलेशनशिप, सीरीज, लॉजिकल स्टेटमेंट्स। हाँ जी, बताते जाइए, शाबाश। मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा, ये हमने पहले किया था। जो अनम्यूट हो सकता है आप में से, वो अनम्यूट होके बताता रहे। सर कैट मैं इज टू। बताऊं। हाँ जी, बताएं। कैट का किटन है, डॉग का पपी है। कैट का किटन और डॉग का पपी। ठीक है, तो डॉग का जो बच्चा है, पपी। हाँ वो देखना है हमने। कब बछड़े को कहते हैं, काफ बछड़े को कहते हैं, और इनका कब और फॉल का मुझे नहीं ध्यान में। तो इसके लिए जरूरी है, देखो ये है, आप डिपेंड करता है, या तो आपको पता हो कि डॉग के बच्चे की इंग्लिश क्या है, वो जैसे पता ही लगे, अंदाजा लग जाता है क्या है। या आपको आपकी इंग्लिश की इतनी स्ट्रांग हो कि आपको बेशुमार चीजों के मीनिंग आते हो, बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आते हो, तो फिर आप बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हो। नेक्स्ट चलते हैं जी, बर्ड इज टू फ्लाई एंड फिश इज टू। ये बहुत आसान से बनाए मैंने स्विम। ताकि, हाँ जी। स्विम। हम्म, बताएं। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। स्विम। स्विम।
फ्लॉट नहीं हो सकता, फ्लॉट। जी। जी। फ्लॉट नहीं हो सकता। नहीं सर, मैंने जब भी मतलब पढ़ा है तो स्विम ही पढ़ा है। फ्लॉट का क्या मतलब होता है? प्लॉट का सर एग्जैक्टली याद तो नहीं है मुझे। हाँ भाई, कोई बताएगा फ्लॉट का क्या मतलब होता है? हाँ भाई, एनीवन एल्स? डाइव का क्या मतलब होता है, डाइव? अब यहां पर देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऑप्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पेपर किस तरह का आता है। इन तीनों का जो मीनिंग है वो पानी से रिलेट कर रहा है। डाइव का मतलब होता है ये पानी है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो। डाइव का मतलब होता है यहाँ से गोता लगाया और इस पानी के अंदर कूद गए, इसको कहते हैं डाइव। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ पर पानी के अंदर चले गए और पानी के अंदर चल के ऐसे तैर रहे हो, इसको कहते हैं स्विमिंग। ठीक है, या सरफेस पे भी तैर रहे हो आप, हाथ पांव मार के तैर रहे हो, इसको स्विमिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई शापर, कोई जूती अगर प्लास्टिक की फेंक देते हो पानी के अंदर तो वो ऊपर तैरने लग जाती है, उसको फ्लोटिंग कहते हैं। या कोई डेड बॉडी, वो भी सतह पे आ जाती है, उसको फ्लोटिंग कहते हैं। यानी कि वो पानी के बहाव के साथ पानी की सतह पर तैरते हैं, उसको फ्लोट कहते हैं। तो खैर, फिश जो है वो तैरती है, तो स्विम। आपको ये बता इसलिए रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड आ जाते हैं कुछ, जिनका आपने जरा ध्यान से सिलेक्ट करना है कोई भी ऑप्शन, कि वो रिलेट तो कर रहा है, क्या एग्जैक्टली exactly कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चलते हैं जी। आई इज टू सी एंड एयर इज टू हेयर। हेयर। वेरी गुड। ठीक है, इसका हेयर सुनता है। नेक्स्ट है जी, ओड वन आउट। पहला बताएं जी। ओड वन आउट, पहला पहले का बताएं। एप्पल, मैंगो, बनाना, पोटैटो। पोटैटो। पोटैटो, क्योंकि पोटैटो सब्जी है, बाकी सब फ्रूट है। सेकंड बताएं जी, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, जनवरी। जनवरी। जनवरी क्यों जी, क्या वजह? क्योंकि क्योंकि हम लोग डेज के ऊपर चल रहे थे यहाँ एकदम से। हमें मंथ मंथ आ जाता है, वेरी गुड। ठीक है जी, गोल्ड, में। सिल्वर, कॉपर, वुड। थर्ड स्मॉल। बताएं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड। हेलो। हाँ जी, जी जी, आपकी आवाज आ रही है। नेक्स्ट बताएं खालदा। ओके। मेरी आवाज ठीक आ रही है? इकरामुल्ला कह रहा है इसकी समझ नहीं आ रही। इकरामुल्ला, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। इकरामुल्ला को इसकी समझ नहीं आ रही। इकरामुल्ला, हमने देखना है, हमसे सवाल किया गया है कि ओड वन आउट बताएं। ओड वन, ओड का मतलब होता है कि आपको एक सीरीज दी है, ध्यान से समझें। एक सीरीज दी है, उस सीरीज में तीन ऑप्शन रेलेवेंट है और एक डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे, क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, इसमें से ओड वन निकालना है। एप्पल फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, पोटैटो सब्जी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटैटो। क्योंकि पोटैटो सब्जी है, बाकी तीनों फ्रूट हैं, तो पोटैटो जो हुआ वो इन तीनों में से डिफरेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। ये तीनों दिन है, दिनों के नाम है। जबकि ये जो जनवरी है ये महीने का नाम है। तो हमारा ओड वन क्या हुआ इसमें से? मंथ का नेम जनवरी। और लास्ट है गोल्ड, कॉपर और वुड। ये तीनों मेटल्स के नेम है, लेकिन ये जो वुड है ये नॉन मेटल है। इसलिए हमारा ओड वन आउट क्या हुआ? वुड। अब बताइए, समझ आई या पहले वाली भी गई?
चलें जी, अब आ गई समझ। कोडिंग एंड डी कोडिंग। कोडिंग एंड डी कोडिंग, इसको जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो फिर आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई करते हो। मिसाल के तौर पे, इफ कैट इज 24 देन डॉग इज। हाँ भाई खालदा, इसका बताओ क्या है। 25। कैसे? क्योंकि 24 के बाद अल्टीमेटली हमारे पास 25 नंबर आता ओ है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इतना आसान सवाल वो क्यों पूछेगा। 24 के बाद 25 ही है, तो फिर कोडिंग क्या हुई? कोडिंग तो ना हुई। हम्म। अगर 24 के बाद 25 ही देना है तो कोडिंग कहाँ गई फिर? बताएं। फिर 26, अगर मतलब उसका एक नंबर छोड़कर एक नंबर देना है तो 26। हाँ, तो 26 की बेस क्या है? हो सकता है दो नंबर छोड़ के दे रहा हूँ फिर। नहीं सर, अगर हम लोग ऑड और इवन नंबर वाला सीरीज देख लें तो उस तरह तो मतलब 24 है तो फिर 26 ही रहेगा। ये ओड और इवन नहीं है। ये कोडिंग इस तरह से है, जरा ध्यान से समझ लें। आपने इस तरह से नंबर देना होता है: A/1, B=2। ठीक है। ये इस तरह से नंबर हैं, आपके जो अल्फाबेट हैं उनको आप नंबर्स देते हो। C=3। अब टी का नंबर देखें, टी का क्या है? जरा टी पे पहुंचे, कितने नंबर पे है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। हाँ भी, बताएं कितने नंबर पे है, आपने गिना है? टी है 17 नंबर पे। अब हमने कैट को देखना है, ध्यान से देखें, C A T, कैट। सी कितने नंबर पे है? 3 पे। ए कितने नंबर पे है? 1 पे। और टी कितने नंबर पे है? 17 पे। इसको जमा करो, बताओ कितने बनता है। ये तो बन जाएगा 21। दोबारा हिसाब लगाओ, गिनो जरा, टी कितने नंबर पे है? टी होगा 15 और 5, 20 नंबर पे। 20 नंबर पे है टी। अब देखो ये बन गया 24, हमने गिनती जरा गलत कर दी। 23 नहीं बनता, 24 बनता है। तो ये बन गया जनाब 24। अब मुझे बताएं कि डीओजी कितने नंबर पे बनेगा। लगाएं जरा हिसाब, मुझे बोल बोल के बताएं शाबाश जल्दी। डी कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। 4 नंबर पे। जी बताएं कितने नंबर पे है? काउंट करने थे। जी हाँ, करें करें। सर जी, जी 7 नंबर पे। अच्छा मुझे बताएं ओ कितने नंबर पे है? 15। 15। अब इनको जमा करें। 4+7+15, हाँ भाई कितने बने? 26। 26 इज योर राइट आंसर। सर 26। हाँ, ये कोडिंग है। समझ आई बात की? अब इसको कोडिंग को डिफरेंट भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो, हो सकता है वो ऐसा भी कर सकता है, ध्यान से समझना।
ऐसा भी किया जा सकता है। सी कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। 3 नंबर पर। ए कितने नंबर पे है? 1 पे। टी कितने पे है? 20। तो अब वो 24 बनाने के बजाय 3120 भी बना सकता है। यानी जमा नहीं किया, वो ऐड करते रहे। क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ भाई। बस समझ आई कि ऊपर से गई है। सर एक चीज समझ नहीं आ रही हाँ कि जी। मतलब वो लोग, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उन्होंने जो कोडिंग रखी है वो किस बिहाफ पे रखी है? हम देखिए, अगर पहले आपने मुझसे सवाल किया, मैं समझी 24 के बाद 25 बता, फिर आपने ये तरीका बताया, तो वहां पे मतलब ये चीज कैसे माइंड में रखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोडिंग आगे कैसे परस्यू करना है? देखें, नंबर वन, आपके अंदर दिमाग होगा तो आप इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन करोगे, सॉल्व करोगे। अब बात रही आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, जब आप नंबर वन तो आप जब मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डिफरेंट मेथड्स पता लग जाएंगे उसके, कि भाई किस किस तरह से कन्वर्जन हो सकती है। अब ध्यान से मेरी बात समझें, हमें ये तो पता लग गया कि हम अल्फाबेट को इस तरह नंबर देते हैं, ये पता लग गया ना, लग गई ना बात? अच्छा। जब वो पूछ रहा, जब उसने कहा 24, इसका मतलब क्या हुआ कि उस नंबर, उन नंबरों को जमा किया गया जब भी तो 24 आया है। अब जब वो कह रहा है 3120 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसने जमा नहीं किया। सिंपल, आपको नजर नहीं आ रहा? सी से 3 बनता है, ए से 1 बनता है, और टी से 20 बनता है, वो आपको पता है। अब मैं एक और चीज आपको देता हूं, अब बताना आप। कैट इज इक्वल टू 2013। बताएं, अगर कैट 2013 है तो डॉग क्या है? अब बताएं क्या पैटर्न है? सोचें। हाँ भाई। खालदा, घूम गई हो। नहीं सर, मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, 1 मिनट ठहरें। हाँ। सर एक चीज तो आइडेंटिफाई किया कि इन्होंने जो है वो 20 जो है वो सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए जो है वो उसको 1 का वैल्यू दिया हुआ है, और टी जो है वो 3 का वैल्यू दिया गलत। गलत। इसका मतलब है। ये है, फिर इसका मतलब ये है कि उसने क्या काम किया है, उसने देखें। ये किसने, खतीजा ने क्या बनाया? 71 से 54। देखें ध्यान से, टी की वैल्यू कितनी थी? 20। 20 पहले लगा दिया। ए की कितनी थी? 1। 1 वहीं रही। और सी की कितनी थी? 3। यानी कि उसने रिवर्स वैल्यू लगा दी है बस। अब हम इसकी रिवर्स वैल्यू लगा लेते हैं। डीएजी की रिवर्स वैल्यू लगाएं। डीएजी की रिवर्स वैल्यू क्या बनेगी डीओजी की? अब बताता हूँ डी की। अब इसमें उल्टी उल्टी गिनती लिखें, जी जी की वैल्यू कितनी है? 7। 7। ओ की कितनी है? डी की कितनी है? 71 से 54। हाँ जी, खतीजा का ठीक है। खतीजा ने ठीक, वेरी गुड, शाबाश। 7154। हाँ भाई, इंटेलिजेंस आईक्यू के क्वेश्चन है ना। जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर समझ आ जाएगी। आगे चले भाई। अब सर मैंने हाँ जी। यानी कि कोड रिवर्स वे पे भी ले जा सकते हैं? देखो, कोडिंग का तो मतलब ये है ना कि उसने आप टेक्स्ट को छुपाना है किसी तरह से, जो आप आइडेंटिफाई ना कर सको। ठीक है।
चलें आगे ओके। चलते हैं। वो जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगेगा कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं हम। एक मिनट। बताएं जी। इफ ए इज इक्वल टू वन, बी। हाँ भाई, यहाँ पे क्वेश्चन देखें। ये यहाँ उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको पहले ही कि ए इज इक्वल टू वन है, बी इज इक्वल टू टू है, जेड इज इक्वल टू 26, दरमियान में जो भी आते रहे। देन व्हाट डज बी ए डी इज इक्वल टू। हाँ जी। सर सर स्क्रीन शॉट नहीं हो रहा। स्क्रीन सर शॉट। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ओके जी, ओके। यस। अब हो रही है? नहीं सर। नहीं सर। बाकियों को भी नहीं हो रही? बाकी बताएं जी, स्क्रीन शो हो रही है? सर अभी अब यस हम्म। सर अभी स्टार्ट हो गए। अच्छा जी, अभी हो गई है। बताएं जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू, जेड इज इक्वल टू 26, ये वही बात आ गई है। अब उसने पहले ही बता दिया है। अब बताएं बैड इज इक्वल टू। जल्दी शाबाश। देखते हैं कौन पहले बताएगा। बैड इज इक्वल टू। जल्दी शाबाश बताएं। खतीजा ने कहा। खतीजा के क्या हिसाब लगाया मुझे बताओ जरा। सर नाइन। नाइन। ओ वाह भाई वाह। हिसाब बनाओ जी जरा जल्दी मुझे बताओ। किस तरह का हिसाब किताब लगाया आपने? ये लड़कियां हिसाब में कमजोर तो नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई किया है? नहीं सर मतलब प्लस की है वैल्यू लगाकर। वैल्यू लगा के प्लस किया है। बी का बनता है दो, ए का बनता है एक, जी। और डी का बनता है ठीक है चार। अब प्लस बताओ है। कितना बना। जैसे कितना बना? सात। सेवन। नहीं एट। एट बना? नहीं सर सेवन है। सर सेवन है। तो एट क्यों बताया था पहले? चलो जी, सेवन। तो सेवन बना जी। आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। आईना कोड PEN। अब बताओ जी, अब फंसते हो आप। PEN इज इक्वल टू QFO। ये मीटिंग एंड होने वाली है, आपने दोबारा ज्वाइन करना है। PEN इज इक्वल टू QFO। व्हाट इज DOG इज इक्वल टू। हाँ भाई, अब बताएं क्या दिमाग में आएगा आपके। सोचें। PEN इज इक्वल टू QFO। देखिए ध्यान से, पहले मुझे ये बताएं, मैंने इसको जरा से टैली करना है, समझना है कि ये बना कैसे रहा है। पी के फौरन बाद क्या आ रहा है? क्यू।
मुझे जो पैटर्न नजर आ रहा है, पी के फौरन बाद क्या आ रहा है, एफ। मैं ऑप्शंस में जाता ही नहीं हूं, मैं इसी को समझूंगा पहले। और एन के बाद क्या आ रहा है, ओ। हम आते हैं अपने इस पैटर्न की तरफ और इसको ध्यान से देखते हैं कि इसमें जो उसने कहा है पी, फिर कहा है ई, फिर कहा है एन। तो पी ई एन, वैसे इंग्लिश में